बनने का नियम को बता दिया था और मैंने उसमें बोला था कि मैं अगले वीडियो में इसे रिपीट कर दूंगा। तो मैंने इसे ऑलरेडी पहले लिख लिया है, क्योंकि वीडियो में लिखने पर वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे जाकर पहले देख लें, तब आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनाने के नियम, इसमें मैंने बताया था कि इसमें 3 नियम होते हैं, 4 नियम भी एक एनसीईआरटी में 4 नियम दिया है। ठीक है, तो हम चारों नियम को बताऊंगा बारी बारी से। तो इसमें पहला नियम होता है कि ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, ये पहला नियम है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें फोकस से होकर जाती है और इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फिर अवतल दर्पण में दूसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और उत्तल लेंस में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो यह 2 नियम हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा नियम। इसे हमने पिछले वीडियो में रिपीट इसे तो अभी करा, पिछले वीडियो में इसे बता दे रहा। फिर इसका तीसरा नियम है कि कोई अवतल दर्पण है, ठीक, तो कोई उत्तल दर्पण है, हुआ या हुआ। ठीक, तीसरा नियम है कि इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अवतल लेंस में लेंस नहीं, दर्पण। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, उत्तल और अवतल दोनों में भी। तो इसका एक तीसरा रूल है, ये जो साइन में दिखा रहा है ये लगाना अति आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये किरण किधर से किधर जा रही है। अगर साइन नहीं लगाएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि किरण किधर से किधर जा रही है। ठीक है, तो इसका तीसरा हो गया। और चौथा इसका रूल है, जो मैंने परावर्तन बताया था उसी पर आधारित है। जैसे एक कोई अवतल दर्पण है, इसका एक पोल है, इसमें भी एक पोल है, ठीक है, इसमें भी एक पोल है। ये हुआ इसका वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस। तो इससे कोई यहाँ से कोई तिर्यक की रे आ रही है, तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात ऐसे ही निकल जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बताया था कि परावर्तन में जब किसी चिकने या पानीदार तल पर ऐसे रे पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ए है जो बिंदु, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर देखिए I = R होता है, तो ए परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो बिंदु है, इसी प्रकार यहाँ पर भी एक बिंदु होता है कहीं भी, तो यहाँ से अगर स्पर्शी खींचे तो ऐसे देखिए वही वाला रूल यहाँ पर लगता है। तो ये इसमें चौथा रूल के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ऐसे तो ए हुआ I, ए हुआ R। ठीक, ऐसे आई ऐसे निकल गई, यहाँ पर I = R। ठीक है, इसका ये हो गया ये वाला। फिर इसके आगे चलते हैं। अब इसमें आता है, इतना तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब इसमें आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो इसमें अवतल दर्पण भी है और उत्तल दर्पण भी है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, पहला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना।
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, प्रकृति मतलब कि वो आभासी है या वास्तविक है, सीधा है, उल्टा है, स्थिति कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तो ये सब जो स्थितियां हैं इसकी अवतल दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। अगर दूरी ज़्यादा है तब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति अलग होगी, और अगर पास में है तब प्रतिबिंब की प्रकृति अलग होगी। ठीक है, तो इसमें कुल 6 स्थितियां ऐसी आती हैं जहाँ पर हम लोग वस्तु रख कर चेक करेंगे कि इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। ठीक है, कौन कौन सी स्थितियां हैं? ये पोल हुआ इसका, ये हुआ वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस, ये हुआ इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बात तो हम लोग देखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, फिर एक बार एक पहली स्थिति है, फिर सेकेंड बार में हम लोग देखेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फिर ऐसे ही वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो कैसी बनेगी, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे तो कैसी बनेगी। ये फोर्थ स्थिति है। 5 में जब फोकस पर रख देंगे तो कैसी बनेगी, और 6 नंबर में फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो कैसी बनेगी। ठीक है, ये 6 स्थितियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो एक एक स्थिति कर कर आइए देखते हैं। इसमें पहली है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो, ये तो हो गया। इसे थोड़ा ऊपर लिख रहा है और तब प्रतिबिंबों का बनना और तब दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसमें पहले जब वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित हो। ठीक, तो इनफाइनाइट पर जब वस्तु हो तब ये कोई ले लीजिए, अवतल दर्पण हुआ, ये हुआ ऐसे मुख्य और ये हुआ ध्रुव इसका, ये हुआ इसका वक्रता केंद्र एंड ये हुआ इसका फोकस। ठीक, वस्तु अनंत पर है, वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी हुई है, वस्तु है ओ डैश। अब यहाँ से इसके यहाँ से 2 समांतर किरण चलेगी, फिर से एक हम लोग गुजार देते हैं इसके मुख्य फोकस से। ठीक, थोड़ा सा रे टेढ़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, और यहाँ से एक यहाँ से गुजार देते हैं वक्रता केंद्र से, यहाँ से ऐसे। ठीक है, एक यहाँ से गुजार, ये ऐसे गई किरण, ऐसे निकल गई, ऐसे गई, फिर ऐसे निकल गई। ठीक, ये साइन दिखाना अति आवश्यक है, इससे पता चलता है कि रे किधर से किधर जा रही। ठीक, ये आपको ऊपर लिख देता। अब देखिए ये दोनों किरणें जहाँ पर कट करती हैं वहीं पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, M1 M2 द्वारा का है। तो हमने देखा कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसकी स्थिति में कहाँ बनता है, स्थिति कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर, कहाँ, मुख्य फोकस पर बनता है। और प्रकृति में देखिए जब भी वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये उल्टा बना है तो उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। ठीक, ये हो गया जब वस्तु अनंत पर है। अब देखते हैं इसकी सेकेंड स्थिति, जब वस्तु इनफाइनाइट तथा C के बीच
के बीच स्थित हो। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित रहती है तो इसका इमेज कैसा बनता है। ठीक है, आवाजें थोड़ी आ सकती हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही तो आवाज थोड़ा आ सकती है। ऐसे हुआ अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ये हुआ अनंत, वस्तु के यहाँ बीच में रख दिया। ये हुआ ध्रुव, M1 M2 द्वारा का कोई दर्पण है। ठीक, अब हम लोग इसमें पहला रूल लगाते हैं, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। और इसका सेकेंड रूल है कि थर्ड, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसमें से आप कोई भी दो रूल लगा लेते हैं। ये भी लगा सकते हैं कि फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, तो एक ही प्रतिबिंब एक ही बनेगा। ठीक है, अगर मैंने तीनों नियम बताया उसमें से कोई भी दो नियम लगा देंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो वही मैं कर रहा। अब यहाँ से कट करा है तो प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बना। ठीक, तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है। ठीक, और प्रकृति उल्टा तथा वास्तविक। ठीक, ये ऐसे होता है। ठीक, फिर हम लोग इसकी थर्ड स्थिति देखते हैं। थर्ड में क्या होता है, जब वस्तु C पर स्थित हो, C मीन वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो कोई अवतल दर्पण हुआ, P ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हुआ हम लोग का F। ठीक, यहाँ पर हो गई कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है O डैश। कई नोटेशन भूल भी जाऊं तो आप लोग समझ लीजिएगा, कुछ भी नोटेशन आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे गई कोई रे, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। और सेकेंड मैंने लगा दिया, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कट कर रहा तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। ठीक, ये O डैश है और प्रतिबिंब मैंने ले लिया I डैश। ठीक, ये हो गया, तो ये इधर से ऐसे गई और ऐसे निकल गई। तो हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बन जाती है। तो यहाँ पर C पर ही बन जाती है और उल्टा यहाँ पर भी उल्टा बन रही है, तो उल्टा तथा वास्तविक बनती है। ठीक, अब हम लोग इसकी फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि फोर्थ में क्या होता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रख देते हैं, मध्य में। तो सॉरी, ये तो तीसरा था, अब चौथा हम लोग देखते हैं। जब वस्तु C एंड F के मध्य स्थित। ठीक, तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हुआ मुख्य अक्ष P, वक्रता केंद्र एंड F। ठीक, यहाँ पर हम लोग को वस्तु को रखना है, रख दिया। अब इसमें से पहला मैं रूल लगाता, जब वस्तु मुख्य के अक्ष के समांतर कोई ले जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। फिर सेकेंड रूल है कि इसके मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो ये हुआ। और इधर है इनफाइनाइट, यहाँ पर कट कर रही तो इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक, ये हो गया।
ये हुआ ओ, ओ डैश, आई, आई डैश। ठीक, अब इसकी हम लोग स्थिति देख रहे हैं कि जब वस्तु सी एंड एफ के बीच में रखी हुई है तो सी स्थिति, तो वस्तु इनफाइनाइट तथा सी के मध्य बनती है। मध्य का मतलब ये नहीं कि एकदम बीचों बीच ही, अगर इसके बीच में कहीं रखते हैं तो इसके बीच में ही कहीं प्रतिबिंब बनेगा। इसका मन ये नहीं कि बीच में ही एकदम रख दिए हैं और बीच में ही ये बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके मध्य रखेंगे तो इसके मध्य बनेगा। और हाँ, और इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इमेज प्रकृति, प्रकृति में कैसा है तो उल्टा तथा वास्तविक और वस्तु से आकार, आकार देखते हैं तो वस्तु से, ये है आकार, आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा। देखिए आकार भी सब में बताना जरूरी रहता है, मैं भूल गया पिछले वाले में। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब वस्तु को, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन था कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखे थे, जब वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित था तो वस्तु का आकार जो होता है वस्तु से बहुत छोटा होता है, सॉरी प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। और सेकेंड वाले में जब वस्तु इनफाइनाइट तथा सी के मध्य था, इनफाइनाइट एंड सी के मध्य था, तब वस्तु का जो होता है आकार वो, सॉरी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से भी छोटा ही रहता है। ठीक, फिर थर्ड स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो जाता है तो वस्तु का आकार, सॉरी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है। और फोर्थ स्थिति में फिर वस्तु से बड़ा हो जाता है आकार। आकार में पिछले वाले में भूल गया था तो मैं यहाँ पर बता दिया। ठीक, फिर इसकी पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर। पांचवा इसका स्थिति है एफ पर स्थित हो, जब वस्तु एफ पर स्थित हो। देखिए बहुत सारी चीजें नहीं लिख रहा है लेकिन मैं बोल रहा है। ये हुआ बी सी एफ, यहाँ पर है कोई वस्तु। ठीक, इसका पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली आएगी। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये किरणें ऐसे ही चलती जाती हैं। देखिए ये आगे हमें दिख रहा है कि किरणें ऐसे जैसे मानो फैल रही हैं और पीछे में दिख रहा है कि किरणें ऐसे सट रही हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जाकर हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर एकत्र कर देंगी। तो जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है और नीचे ही कट करेंगी तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक, और प्रकृति में क्या होगा, प्रकृति में उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक और आकार, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। फिर इसकी लास्ट कंडीशन है 6 नंबर, जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख देते हैं। ठीक, इसका लास्ट है
कि जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख देते हैं, एफ एंड पी के मध्य में स्थित हो, तब क्या होगा? ये कोई अवतल दर्पण हुआ, ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, ये हुआ इसका तलई वाला भाग पेंट वाला, M1 M2 द्वारा है, ठीक। यहाँ पर हुआ इसका वक्रता केंद्र, ये हुआ इसका फोकस, ये हुआ ध्रुव, ठीक। यहाँ पर मैंने कोई रख दिया वस्तु। अब हम यहाँ से एक रे गुजार देते, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसे मैंने कर दिया। फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने कर दिया कि ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो हमें दिख रहा कि ये पीछे किरणें दो है वैसे फैलती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, और आगे हमें दिख रहा है कि अगर इस शायद ऐसे आगे बढ़ी होती या आगे ऐसे जाती हैं ऐसे, तो ये कट कर देंगे एक दूसरे को। तो जहां कट करेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये बना इसका प्रतिबिंब, देखिए ये बना इसका प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब सीधा बना है, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी हुआ। तो इसकी स्थिति क्या है? जब वस्तु F तथा P के मध्य में स्थित होती है तो वह उसका स्थिति वस्तु के, इसके देखिए वस्तु के दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है, या ये भी आप बोल सकते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है या वस्तु के दूसरी तरफ बनता है। यहाँ मैं लिख दे रहा वस्तु के दूसरी तरफ। और प्रकृति में सीधा तथा सीधा और आभासी, आभासी, और आकार में वस्तु से बड़ा, ठीक। वस्तु से बड़ा बन रहा। ये तो हुआ अवतल दर्पण का। अब आता है इसके बाद उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें दो स्थितियां संभव होती हैं। जब वस्तु को एक बार अनंत पर रख दें तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और जब वस्तु को दर्पण के सामने कहीं भी रख दें अनंत को छोड़कर, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक। ये होता है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। इसमें दो स्थितियां सब पॉसिबल है। एक ले लीजिए कोई उत्तल दर्पण है, ठीक। यहाँ पर हुआ इसका वक्रता केंद्र, इसका मुख्य फोकस, ये है इसका तलई वाला भाग, और ये है इसका इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एक बात तो ये देखेंगे कि जब वस्तु को यहाँ पर रख दें, अनंत पर रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सॉरी, एक बार हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को इसके सामने कहीं भी रख दें तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहला अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक। तब क्या करेंगे देखते हैं। ये हुआ कोई उत्तल दर्पण, ये हुआ वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस, यहाँ पर कोई वस्तु मैंने रख दिया है ऐसे। क्योंकि अनंत पर है, दर्पण हम लोग का छोटा ही होगा, और तो हमें ऐसे वस्तु दिखाई देगी। अनंत पर है तो यहाँ से दो समांतर किरणें चलेंगी, एक ऐसे जा रहा, तो परावर्तन के पश्चात हमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक। एक यहाँ से मैं गुजार देता, ते भी परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो रे हैं ये दोनों ऐसे फैल रही हैं, तो आगे तो कट कर नहीं सकती,
तब इसके पीछे ही देखेंगे कि कहाँ पर ये कट कर रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि मुख्य फोकस पर ही कट कर रहे हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो और देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटा बिल्कुल बिंदु के आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, ये इनफाइनाइट है, जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर स्थित होती है तो इसकी स्थिति जो है स्थिति वो फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और प्रकृति सीधा तथा आभासी। ये सीधा और आभासी में क्यों बोला आपको सेकेंड वाले पार्ट में पता चल, सेकेंड नहीं अभी मैं इसका सेकेंड वाला बताऊंगा प्रतिबिंब, तो आपको पता चल जाएगा। प्रकृति और आकार में वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदु के आकार का, ठीक है। फिर इसके हम लोग सेकेंड स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु इसके सामने हो, अनंत को छोड़कर इसके सामने कहीं भी रख दी जाए तो क्या होगा। सेकेंड स्थिति उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु, ठीक। ये होगा कोई उत्तल दर्पण, ये हुआ उसका कलई वाला भाग। कलई किस चीज का होता है, आप लोग चाहे तो नीचे कमेंट में लिख भी सकते हैं, याद है कि आप लोग भूल गए। फिर ये हुआ सी, ये हुआ एफ इसका मुख्य फोकस, और यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दी ओ डैश, ठीक। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर फिर मैं इसे गुजार दे रहा था, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी परावर्तन के पश्चात, और इसके एक मैं वक्रता केंद्र से गुजार दे रहा हूं। तो चूंकि मैं ऐसा डाट ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि इधर तो रे जा नहीं सकती, तो यहीं से परावर्तित हो जाएगी, तो मैं इधर से ऐसे देख रहा कि ये पर ऐसे हुआ होता। तो देखिए यहाँ पर कट कर रही है, तो यहीं पर प्रतिबिंब हम लोग का बन जाएगा। इसके सामने कई भी प्रतिबिंब हम वस्तु रखें तो इसका प्रतिबिंब हमेशा P और F यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य में ही बनता है। इसका एक नाम दे दूं I डैश, ठीक। तो जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका स्थिति पहले हम लोग लिख लेते हैं, स्थिति P and F के मध्य बनता है, ठीक। और प्रकृति देखिए उसमें बोला था मैं सीधा आभासी, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके सामने कहीं भी रखेंगे तो ये सीधा ही बनेगा और आभासी ही बनेगा। सीधा जब भी बनेगा तो आभासी बनेगा, तो इसीलिए मैं वहां पर बोला था कि सीधा और आभासी। तो प्रकृति सीधा और आभासी, और आकार में वस्तु से छोटा, ठीक है। ये हो गया उसका उत्तल दर्पण द्वारा तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। फिर इसके बाद एक आता है कंजुगेट फोके, मतलब इसका होता है संयुग्मी फोकस। ये क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो कंजुगेट फोकस यानी संयुग्मी फोकस, ये क्या चीज है, तो इससे आइए हम लोग समझ लेते हैं संयुग्मी फोकस होता क्या है। तो ये कोई अवतल दर्पण है, देखिए पहले संयुग्मी फोकस होता क्या है। तो संयुग्मी फोकस ऐसा दो बिंदु होते हैं जिनमें से एक मानिए एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक। तो इस पर मैंने ऐसे वस्तु रख दिया, ऐसे इस पर एक ऐसे मैंने वस्तु रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब इस वाले बिंदु पर बना। अगर इसी
वस्तु को इस बिंदु पर रख दूं तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन जाए, तो इसी दो बिंदुओं को हम लोग संयुग्मित फोकस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसे यहाँ पर रख दूं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाए, और फिर प्रतिबिंब की जगह पर अगर वस्तु को रख दूं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाए। इन्हीं दो बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं संयुग्मित फोकस। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ए हुआ C, ए हुआ F, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर मैंने ऐसे गुजार दिया, एक ऐसे गुजार दिया, सॉरी ये सीधा नहीं जा रहा, ऐसे गुजार दिया। ठीक, ये जहाँ कट गए वहीं पर हम लोग सी लिख देते हैं। ठीक, तो ये ऐसे गई, ऐसे निकल गया, ये ऐसे गया और ऐसे निकल गया। ठीक, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, वस्तु है O डैश, ये प्रतिबिंब है I डैश, और ये जहाँ पर रखा है इसे मैं एक नाम दे देता बिंदु A, एंड ये जहाँ पर बना इसे दे देता बिंदु B। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु को यहाँ पर रखे हैं बिंदु A पर, तो इसका प्रतिबिंब बिंदु B पर बना है। इसी प्रकार अगर बिंदु B को जो वस्तु है O डैश को उसे बिंदु B पर रख दें I डैश की जगह पर, तो उसका प्रतिबिंब फिर यहीं पर बनेगा O डैश के पास। ठीक है, ये बिंदु A पर। तो इन्हीं दो बिंदुओं को जो A और B बिंदु हैं, इन्हीं को आपस में बोलते हैं संयुग्मित फोकस। ठीक है, ये अवतल दर्पण में ही पॉसिबल है, उत्तल दर्पण में संयुग्मित फोकस नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक ये उत्तल दर्पण ले लिया और ये हुआ C, ये हुआ F। ठीक, तो ऐसे निकल जाएगी और ये भी ऐसे निकल जाएगी। ठीक, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब देखते हैं कि जब वस्तु यहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अगर बिंदु A पर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब बिंदु B पर बन रहा है। ठीक, अब वस्तु को अगर हम पीछे बिंदु B पर रख दें तो प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे भाग है, एक कलई हुआ भाग है, तो यहाँ से प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। इसीलिए संयुग्मित फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, अवतल दर्पण में ही, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। तो ये हुआ संयुग्मित फोकस। ठीक, यही होता है संयुग्मित फोकस। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है, अब यहीं से इसके फार्मूले शुरू होते हैं। कि एक फार्मूला मैंने बता दिया है पीछे, यह बराबर R/2। अब इसके बाद आते हैं इसमें दो फार्मूला, एक होता है F, U एंड V में संबंध, और दूसरा आता है रेखीय आवर्धन। ठीक, M बराबर I/O। ठीक है, तो इसे मुझे अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में बताना है। लेकिन इन सब फार्मूला का प्रयोग करने से पहले एक आता है साइन कन्वेंशन। ये क्या होता है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये साइन कन्वेंशन